हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। दोस्तों, यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है और इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट से जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे आज हम उन्हें देखने वाले हैं। 2025 में ही पहला क्वेश्चन पूछा गया, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। नाउ पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस जो है वो होता क्या है, कौन सा आर्टिकल के अंदर प्रोमलगेट होता है। सो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करते हैं जब ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ये ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करते हैं। ये ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ होते हैं। सो जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है उसके बाद उन्हें ये पास करना पड़ता है। अगर उन्हें पास नहीं किया तो 6 वीक्स के बाद ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। दैट मीन्स मैक्सिमम पीरियड जो टाइम लिमिट है ऑर्डिनेंस की वो कितनी हो सकती है, अगर पास नहीं हुआ तो 6 months एंड 6 weeks। नाउ सो ये जो ऑर्डिनेंस है वो किसी भी सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकते हैं। दैट इज ट्रू। ऑर्डिनेंस, second statement, an ordinance can abridge a fundamental right. No, ordinances fundamental rights को abridge नहीं कर सकते। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। सेकेंड को जैसे ही हटाया हमने वैसे ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया 1 और 3। 3 भी देखते हैं, an ordinance can come into effect from the back date, that is also true। back date से effect में आ सकते हैं। अब सेंट्रल एक्ट्स को अमेंड कर सकते हैं लेकिन ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑर्डिनेंस। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 123। सो द करेक्ट आंसर इज 1 और 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से 2025 का क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly mentions that in certain spares the governor of a state acts in his or her own discretion। now कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर को दी हुई है। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, तो दैट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि आप जो है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करो। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस है जो कि गवर्नर को दी गई है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन on his or her own reserve a bill passed by the state legislature for his or her consideration without being forwarded by the governor of the state concerned। मतलब प्रेसिडेंट खुद से रिजर्व कर सकता है बिल को जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है विदाउट being forwarded by the governor। that is not true। गवर्नर रिजर्व करता है बिल को for the consideration of president। so the second statement is wrong। करेक्ट पूछा है, so the correct answer is 1 only। A आंसर हो गया। Next, with reference to Indian polity, consider the following statement. The governor of the state is not answerable to any court for the exercise and the performance of the powers and the duties of his or her office। जब गवर्नर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है अपनी पावर्स, so he is not answerable to any court। that is true। No criminal proceeding shall be instituted or continued against the governor during his term of office। तो जब गवर्नर का टर्म चल रहा है तब जो है वो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती गवर्नर के अगेंस्ट में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर are not liable to any proceedings in any court in respect to anything said within the house। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं दैट इज एमएलएस, वो कुछ भी हाउस के अंदर कह रहे हैं, दे आर नॉट लाइबल इन द कोर्ट। दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो द करेक्ट आंसर is 1, 2 and 3, D। Next, consider the following statement with regards to the pardoning powers of the president। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो आर्टिकल 72 के अंदर मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट इवन डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकती है। अगर किसी कोर्ट मार्शल ने कोई सेंटेंस दी है उसे भी पार्डन कर सकती है। कोई सेंट्रल एक्ट के थ्रू कोई सजा हुई है उसे भी पार्डन कर सकती है। एंड द प्रेसिडेंट की ये जो पावर है वो आर्टिकल 72 देता है। नाउ अब इसके रिस्पेक्ट में द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू द लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। देखो
ये जो पार्डनिंग पावर्स है, प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, और ये पावर इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट जो जजमेंट है वो एकदम ही मैलिफाइड है ना, एकदम ही आर्बिट्ररी है, तब जो है वो जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, इसलिए ये सही हो गया, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये गलत है। आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो नहीं है ना, सो यहाँ पे भी उनको एक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। नेक्स्ट, it is the governor of the state, consider the following statement, it is the governor of the state who recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe। नहीं भाई, scheduled tribe को कौन रिकॉग्नाइज करता है, डिक्लेयर करता है, it is the president and not the governor। A community, second statement, a community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state। तो सपोज एमपी में किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला, जरूरी नहीं उसे महाराष्ट्र में भी मिले, ठीक है। सो कम्युनिटी दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन वन स्टेट नीड नॉट बी सो इन द अदर स्टेट, दैट इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2023 का क्वेश्चन। If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of the duty of the President before the date of the decision becomes invalid। So for example, अगर President का election invalid हो गया, Supreme Court ने उसे void declare कर दिया, तो जो भी decisions President ने लिए हैं before this judgment, वो सब invalid हो जाएंगे। That is not true, वो valid ही रहेंगे, है ना। So ये जो first statement है वो तो गलत हो गया और यहाँ पे करेक्ट है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड द इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। अब क्वेश्चन क्या है कि इलेक्शंस जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सकता है अगर कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस नहीं हुए हैं या होने वाले हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो इससे ये बताओ कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, कौन कौन लोग अब इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली and the elected members of the union territory of Jammu and Kashmir, पुदुचेरी एंड दिल्ली, ये सब लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टेट में इलेक्शंस नहीं हुए हैं या होने वाले हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, दैट इज नॉट ट्रू, ये भी गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट विद इन व्हिच ही हैज टू गिव हिज असेंट, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दी है जिसके अंदर प्रेसिडेंट को अपनी मंजूरी असेंट देना है, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल को पेंडिंग रख सकता है ना, और क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है तो बहुत टाइम जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए पेंडिंग रख सकता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, सो द करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज नन, दैट इज डी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे फिर से क्वेश्चन आ गया है ना। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली आर ऑल्सो एलिजिबल टू द इलेक्टोरल कॉलेज। नहीं भाई, इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। नेक्स्ट स्टेटमेंट, higher the number of elective assembly seats, higher the value of vote of each MLA of that state। अब इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए की बात हुई है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, ऑफ अ एमएलए, टोटल पॉपुलेशन
of that state upon number of elected seats in state legislative assembly into 1/1000. यही है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड, नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा था कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स होंगी उतना वैल्यू ऑफ वोट बढ़ जाएगा. जितनी इलेक्टेड सीट्स की नंबर होगी, नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स अगर बढ़ी तो वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा, बढ़ जाएगा. अरे नहीं भाई, वैल्यू ऑफ वोट तो कम हो जाएगा ना. ये देखो, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा. तो ये तो जो है वो स्टेटमेंट, अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला. ठीक है, नहीं पता, अगर चलो सपोज नहीं पता, आप कैसे सॉल्व करें. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन to the total number of elected seats in the Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. अब देखो 3 and 4 statements, ये क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला. ठीक है, तो एमपी के एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट ज्यादा है केरला से. दूसरा बोल रहा है पुदुचेरी के एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश से. सिमिलर स्टेटमेंट है, सेम लाइन है ना, बस स्टेट्स का नाम चेंज है, बाकी पूरा सेम है. दैट मीन्स कि इन दोनों में से एक पक्का सही होगा. बात समझ आ रही है, दोनों सेम चीजें लिखी हुई है, इन दोनों में से एक पक्का सही होने वाला है, एक ही सही होगा और इन दोनों में से. सो 3 and 4 में से सिर्फ एक सही होगा. अपन को पता है ये भी गलत है, ये भी गलत है. और यहाँ पे कौन सा पूछा है, क्या पूछा है, कौन से कितने सही है, कितने सही है. इन दोनों में से तो सिर्फ एक सही होगा, एक पक्का सही होगा. और यहाँ पे क्या है, ये दोनों तो गलत है. सो द करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 ओनली. इवन इफ आपको नहीं पता है ये दोनों स्टेटमेंट, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है दोनों ही सेम स्टेटमेंट्स हैं, स्टेट का नाम सेम है, दोनों में से एक पक्का सही होने वाला है, एक ही सही होगा, है ना. सो दोनों में से एक, और ये दोनों तो वैसे ही गलत है. ये नॉलेज, ये आपके लक्ष्मीकांत में एज इट इज मेंशन्ड है. ये नहीं भी पता है तो भी आई कैन गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 ओनली. कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्जामिनेशन में, ये समझ आना चाहिए. नाउ एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो 4th स्टेटमेंट है वो सही है. पुदुचेरी के वैल्यू ऑफ वोट एमएलए की ज्यादा है एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स following suggested the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political links or should not have taken part in the politics in the recent past. इसमें क्या बोला है कि जो गवर्नर है वो एमिनेंट पर्सन होना चाहिए. कहां से, आउटसाइड द स्टेट से. ये इन कौन से कमीशन या कमिटीज ने बोला है कि वो आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए, डिटैच फिगर होना चाहिए, ज्यादा पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होनी चाहिए, है ना. तो ये किसने बोला है, ये जो है वो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, सरकारिया कमीशन. नाउ with reference to the elections of the president of India, consider the following statement. The value of vote of each MLA varies from state to state. अब देखो, हमने PYQ रिपीट है, अभी देखा वैल्यू ऑफ वोट. एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी, किस पे डिपेंडेड है ना, पॉपुलेशन पे और नंबर ऑफ सीट्स इन द विधानसभा. तो अगर स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो वेरी करेगी, उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ वोट भी वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड कर रहा है. सो एमपी की वैल्यू ऑफ वोट अलग होगी केरला से, यूपी की अलग होगी बिहार से. आए समझ में, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही समझ लो. सो ये तो सही बात है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी ऑफ द लोकसभा is more than the value of vote of the MP of राज्यसभा. मतलब कि जो सांसद होते हैं, एमपी है, लोकसभा के एमपी की वैल्यू ज्यादा है राज्यसभा के एमपी के वोट की वैल्यू से. ये गलत है, दोनों की ही सेम होती है. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ वोट
ऑफ एमपी अगर देखा जाए तो वो कितना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ टोटल इलेक्टेड सीट्स इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि एमपी राज्यसभा का हो जाए या लोकसभा का हो जाए, दोनों की ही वैल्यू ऑफ वोट सेम होगी, है ना। मैथ से ही समझ आ रहा है, दोनों की वैल्यू ऑफ वोट सेम होगी। सो ये गलत हो गया, पहला सही हो गया, करेक्ट आंसर इज 1। अगर तुम्हें समझ आया हो तो वैल्यू ऑफ वोट से क्वेश्चंस आ चुके हैं, बार बार आ रहे हैं, करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। PYQ